ओके, स्क्रीन विज़िबल है सबको? हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने कुछ क्राइटेरियाज़ को डिस्कस किया था कि कोई एक एप्रोप्रिएट टेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन से क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो उसमें हमने ये बेसिक 4 क्राइटेरियाज़ देखे थे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आइटम डिफ़िकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये दोनों चीज़ें एक क्राइटेरियाज़ भी कहलाती हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है आपके असेसमेंट का आइटम एनालिसिस, ठीक है? कि आप अपने आइटम्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अगर सिंपली आपसे एक वर्ड पूछा जाए कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में आइटम एनालिसिस कैसे किया जाता है? तो आप बताएँगे कि 3 तरीके हैं आइटम्स का एनालिसिस करने के। एक आइटम डिफ़िकल्टी, ठीक है? उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन पार के थ्रू और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स को चेक करना, ठीक है? ये 3 तरीके हैं, अब ये 3 होते क्या हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। आइटम डिफ़िकल्टी क्या है? ये आइटम डिफ़िकल्टी जो होते हैं, ये हमारे डिफ़िकल्टी का जो लेवल है, ठीक है? उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है? कि हमने जो भी आइटम डिज़ाइन किए हैं, वो कितने डिफ़िकल्ट थे, ठीक है? इट डील्स विद हाउ डिफ़िकल्ट इज़ द टेस्ट आइटम। इट इज़ इंडिकेटेड द परसेंटेज ऑफ पीपल्स हू गॉट दैट आइटम राइट, ठीक है? जिन अब ज़ाहिर है डिफ़िकल्टी का लेवल चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने ये चेक करना है कि हम मोस्टली अगर क्लास में देखें स्टूडेंट्स के पेपर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के मार्क्स के बाद हम चेक करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि कितना डिफ़िकल्ट था टेस्ट, वो कैसे पता चलता है? 2 चीज़ें होती हैं हम देखते हैं, या तो स्टूडेंट के ज़्यादा लोग हैं वो 50% से अबव मार्क्स यानी अच्छे नंबर लेके गए हैं, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं था। या दूसरी सिचुएशन ये होती है जिसमें हम सबसे जो लो अचीवर्स होते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो तादाद उनकी कितनी है, यानी ज़्यादा लोगों ने कम नंबर्स लिए हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है इसका मतलब है टेस्ट डिफ़िकल्ट था। तो ये चीज़ जो है ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बता रही होती है। तो इसी तरह ये जो होता है आइटम डिफ़िकल्टी तो ये असल में इंडिकेट यही करता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आइटम को राइट आंसर किया है, ठीक है? तो अब इसका एक फ़ॉर्मूला है फैसिलिटी इंडेक्स का फ़ॉर्मूला इसके फ़ॉर्मूले का जो नाम है उसे फैसिलिटी इंडेक्स कहते हैं। फैसिलिटी इंडेक्स का फ़ॉर्मूला है इसमें एनआर डिवाइडेड बाय एनटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तो अब इसमें एनआर क्या होता है? पहले हम अलग-अलग से इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। एफ मीन्स फैसिलिटी इंडेक्स, ठीक है? जो हमारे डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करती है, डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताती है। उसके बाद है एनआर, एनआर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू गॉट द आइटम राइट, ठीक है? उन स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने जो आइटम है, आइटम से मुराद यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ लें आप, एक एमसीक्यू समझ लें, ठीक है? जो आपने पेपर में इंक्लूड किया है। तो आइटम से मुराद एनआर का मतलब है कि वो आइटम जो कितने लोगों ने राइट किया है, ठीक है? उन तमाम स्टूडेंट्स की तादाद जो होगी वो एनआर कहलाएगी। उसके बाद है एनटी, एनटी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है? पूरी क्लास में मौजूद जितनी तादाद है वो एनटी रिप्रेज़ेंट कर रही है और एनआर जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है, ठीक है? वो उनको रिप्रेज़ेंट कर रही है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो जो परसेंटेज आएगी वो आपको ये बताएगी कि आपका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था आइटम का तो वो क्या रहा है, ठीक है? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आइटम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो वो भी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि ये कह रहे हैं कि कौन-सा टेस्ट जो है रिकमेंडेबल होता है, अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है? तो वो टेस्ट जो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ना ज़्यादा ईज़ी हो, ठीक है? इट इज़ रिकमेंडेड दैट टेस्ट आइटम वुड बी नेदर टू ईज़ी नॉर टू डिफ़िकल्ट, ठीक है? ये लॉजिकल जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन आपके माइंड में ये क्लियर आपको फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए डिफ़िकल्ट नहीं लगनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
ज़ाहिर-सी बात है कि पेपर वही बेस्ट होता है जो ना ज़्यादा मुश्किल हो और ना ज़्यादा आसान हो, ठीक है? अब रेंज क्या है आइटम डिफ़िकल्टी की? अगर तो परसेंटेज उसी फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग परसेंटेज 30 से 70% के दरमियान आती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्टेबल चीज़ है, ठीक है? यानी कि वो रिकमेंडेड है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? अगर बिलो हो जाती है 30% से 30% से बिलो का मतलब है कि जो आइटम्स थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे। 30 आप इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो इस तरह ले लें कि 30% से लेस मार्क्स मोस्टली स्टूडेंट्स के शो हो रहे हैं। आपका जो डिफ़िकल्टी फैसिलिटी इंडेक्स है वो ये रिज़ल्ट दे रहा है लेस दैन 30%। तो इसका मतलब है आपका जो आइटम डिफ़िकल्टी था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि वो इफ़ेक्टिव भी नहीं था। जो आपने अपना टेस्ट आइटम्स डिज़ाइन किए हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं थे। वो किसी भी किस्म के आपको रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आपके आइटम्स में ही प्रॉब्लम थी। क्योंकि पहले हम ये लाइन स्टडी कर चुके हैं कि जो रिकमेंडेड जो टेस्ट है, वो वही है जो ना ज़्यादा मुश्किल हो और ना ज़्यादा आसान हो। अच्छा जी, अब 70 से हायर जो टेस्ट हैं आप खुद सोचें कि आपकी मोस्टली क्लास ने 70% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आइटम्स थे वो बहुत आसान थे, ठीक है? सारे ही स्टूडेंट्स ने 70 प्लस लिए हैं। तो अगर वैल्यू जो है फैसिलिटी इंडेक्स की मोर देन 70 है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चंस थे, जो आइटम्स थे या जो टेस्ट था वो ईज़ियर था, ठीक है? जो कि ये भी मुनासिब नहीं है। ये भी एक अच्छा या इफ़ेक्टिव टेस्ट या इफ़ेक्टिव आइटम्स नहीं है फॉर लर्नर्स। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सेकंड चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन पावर, नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपने जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स की बेस पे लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है? द डिग्री टू विच टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन पीपल्स विद हाई एंड लो अचीवमेंट्स, ठीक है? उनकी अचीवमेंट की बेस पे आपने लर्नर को डिस्क्रिमिनेट करना है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर कहलाती है। और डिस्क्रिमिनेशन पावर का जो फार्मूला है डी जो है इंडिकेट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है? एनएच मीन्स नंबर ऑफ हाई अचीवर्स, ठीक है? हु हाई अचीवर्स कौन से हैं? जिन्होंने कोई आइटम राइट किया, ठीक है? नंबर ऑफ हाई अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट माइनस नंबर ऑफ लो अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट, ठीक है? अब ये यहाँ से यानी आपके जो डाटा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, एक हाई अचीवर्स में, एक लो अचीवर्स में। अब जो आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़ नंबर 2, ठीक है? अब आपने हाई अचीवर्स का देखना है कि एमसीक्यूज़ नंबर जो 2 था वो उनका राइट था, ठीक है? हाई अचीवर्स में से जिन-जिन के राइट था वो वाला, उनको काउंट करेंगे। उनको काउंट करने के बाद लिखेंगे एनएच की जगह पर माइनस नंबर ऑफ लो अचीवर्स, जो आपकी परसेंटेज टोटल निकली थी कि इतने लोगों ने कम मार्क्स लिए हैं, तो उनमें से अब आप देखेंगे कि आइटम नंबर 2 जो है उनमें से कितने लोगों ने राइट अटेम्प्ट किया, फिर आप उसको माइनस करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप डिवाइड करेंगे एन से, एन नंबर ऑफ टोटल जो है स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स बोथ, ठीक है? यहाँ पर इंक्लूड होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब इसके जो आंसर्स हैं, वो परसेंटेज में नहीं होंगे, ये मैम जो एमसीक्यू। जी, वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो गलत किया है या सही। सही, सही। एनएल और एनएच दोनों में वही स्टूडेंट्स काउंट हो रहे हैं जिन्होंने राइट सॉल्व किया है आइटम को, ठीक है? लेकिन अब मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एक हाई अचीवर्स, एक लो अचीवर्स। वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 प्लस मार्क्स लेने वालों को नंबर ऑफ हाई अचीवर्स स्टूडेंट समझ रहे हैं और 50 प्लस से लेस वालों को लो अचीवर्स समझ रहे हैं। आपने लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में से 35% जो स्टूडेंट्स थे वो लो अचीवर्स थे, बाकी सारे जो थे वो थे आपके हाई अचीवर्स, ठीक है? तो आपने क्या किया कि अब उन हाई अचीवर्स में से जो है देखेंगे कि आइटम नंबर 2 है, वो कितने लोगों ने सही किया है। उनकी तादाद को काउंट कर लेंगे, वो यहाँ एनएच में आ जाएगी। इसी तरह लो अचीवर्स में से आप देखेंगे कि आइटम नंबर 2 कितने लोगों ने
सही, ठीक है, राइट आंसर दिया है। आप उनकी भी तादाद को काउंट कर लेंगे, फिर उन्हें माइनस करेंगे, देन उनकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी चाहे वो हाई थे चाहे वो लो थे, उनसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पर आइटम डिफ़िकल्टी के आंसर्स में फ़र्क क्या है कि वहाँ परसेंटेज में आंसर्स आएगा, यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ होंगी। वहाँ पर 30 से 70 के जो दरमियान रेंज होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है? इस वो मतलब सही टेस्ट को शो करेगी, लेकिन 30 से जो लेस्ट होगी आइटम डिफ़िकल्टी में वो शो कर रही होगी टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था, और 70 से जो अबव होगी वो शो करेगी कि टेस्ट बहुत आसान था। अब यहाँ क्या है डिस्क्रिमिनेशन पार में कि 1 से 0.3, ठीक है? इनके दरमियान वैल्यू रेंज के दरमियान होगी तो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है? और 1 जो है, जब अगर 1 रिज़ल्ट आएगा, इसमें जो भी वैल्यूज़ पुट होंगी फ़ॉर्मूला में, और जब 1 रिज़ल्ट आएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये यानी जो आपका आइटम था, टेस्ट आइटम्स थे, वो 100% डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? यानी वो डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रहे हैं कि क्लासरूम में क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो 100% डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अगर 0.30 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट आइटम था, वो इनकैपेबल था, यानी वो सही से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सका, ठीक है? क्लियर है? मैम क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं मैम किया, हाई अचीवर की मैम लो हाई एंड लो अचीवर। डिस्क्रिमिनेशन अचीवर्स। पावर, जी, जी। मैम डिस्क्रिमिनेशन जो पावर है इसके बारे में कह ली, थोड़ा सा दोबारा आइडिया दे दें, डिटेल नहीं, जस्ट इसका कंसेप्ट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन पावर का मैंने बताया है कि जो अचीवमेंट्स होती है ना क्लासरूम में, क्लासरूम लेवल पर, उन अचीवमेंट्स को शो कराता है, डिफरेंस उनका आपस में शो करा रहा होता है। जिस तरह हाई और लो अचीवर्स हैं, उनको ये कर रहा होता है, उनके दरमियान डिफरेंस बता रहा होता है क्लास में कि कितने लोग हैं वो हाई अचीवर्स रहे, कितने लो अचीवर्स रहे, ठीक है? इसका सिंपल यही काम है और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो आपको इनका वर्क कि ये करते आइटम डिफ़िकल्टी, जिस तरह वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बता रहा होता है किसी आइटम की, कि आपने टेस्ट में कोई आइटम इंक्लूड किया है तो उस आइटम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया, उनकी तादाद से अंदाज़ा लगा के आपको अंदाज़ा होगा, और उसके अलावा उस फ़ॉर्मूला के थ्रू भी, ठीक है? इसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें सिर्फ़ आपने डिस्क्रिमिनेट करना है, यानी एक ये आपने ये समझ लें कि उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनमें फ़र्क निकालना है, ठीक है? इस आइटम से रिलेटेड, यानी ये जो एक आइटम है मैंने इंक्लूड किया है, उसके हाई अचीवर्स कितने थे, लो अचीवर्स कितने थे? या उस आइटम में ये ख़ुसूसियत है कि वो हाई और लो अचीवर्स, या उस आइटम के बारे में ये बता सकता है, पता चला यानी हम पता चला सकते हैं कि ये आइटम इतनी पावर रखता है कि वो स्टूडेंट्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सके, ठीक है? अच्छा जी, फिरदौस कह रही हैं कि फ़ॉर्मूला को दोबारा से बता दें। तो मेरा ख़्याल है डिस्क्रिमिनेशन पावर की फ़ॉर्मूला का पूछ रही हैं। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, एनएच मीन्स नंबर ऑफ हाई अचीवर्स हू गॉट द आइटम राइट, एनएल मीन्स नंबर ऑफ लो अचीवर्स हू गॉट द आइटम राइट। ये बात याद रखिएगा, ये लो अचीवर्स का मतलब ये नहीं है जिन्होंने रॉन्ग अटेम्प्ट किया हो। लो अचीवर्स में से भी कुछ होते हैं जो एक आइटम, एक एमसीक्यूज़ को सही करते हैं। तो हमने यही मालूम करना है कि हम यहाँ पर आइटम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर आप गौर से पढ़ें, जो हेडिंग थी आइटम एनालिसिस की है। पेपर में हमने एमसीक्यूज़ नंबर 2 जो एंटर किया है, हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है? और उसमें क्या इतनी पावर है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके लर्नर्स को, उनकी अचीवमेंट्स को जज कर सके, चेक कर सके, ठीक है? तो इनकी बेस पे कर रहे हैं, तो ये आइटम एनालिसिस कहलाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हम इसी में आइटम क्रिएट करते हुए, कोई सिंगल आइटम की बात हो रही है, ठीक है? हम उसको क्रिएट करते हुए हम चेक कर रहे होते हैं। क्लियर है? मैम आपने एग्जांपल दी थी कि जो लेस देन 50 है वो नंबर ऑफ लो अचीवर्स में आएंगे, तो वो गॉट आइटम राइट। जो लो अचीवर्स हैं वो लेस देन 50 है, तो वो राइट कैसे हैं, वो तो रॉन्ग हो गए ना। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं यही बात समझाना चाह रही हूँ कि जो लो अचीवर्स हैं, लाज़मी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही सारा पेपर जो है, सारे आइटम जो हैं वो रॉन्ग अटेम्प्ट किए हों। ऐसा नहीं होता,
किसी के 1 नंबर भी हो सकता है, किसी के 20 भी हो सकते हैं। तो कुछ आइटम्स 20 का मतलब ये है 20 मार्क्स का मतलब ये है कि कुछ आइटम्स तो उसने राइट किए हैं ना, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं चेक कर रहे, हम यहाँ पर अपने उन आइटम्स को चेक कर रहे हैं, हम उन आइटम का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं चेक करूँगी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? कि उसको उसकी चेक करूँगी कि क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन पार थी। तो कैसे चेक करूँगी मैं, मेरे पास टोटल ये समझ लें कि 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो लो अचीवर्स हैं, ठीक है? एनएल हैं और 65 स्टूडेंट्स जो हैं वो एनएच हैं, ठीक है? तो मैंने लिख लिया एन एक कॉलम टेबल बना ली, उसमें मैंने एनएच राइट किया कि 65 एंड एनएल राइट किया 35, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी कि अब जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके हेडिंग्स दे दूँगी हर कॉलम की, कॉलम क्रिएट करके, ठीक है? इसकी मैं एग्ज़ाम्पल है ना, मैं आपको अगर आप लोगों के पास क्वालीफाई की बुक है, तो उसमें टेबल्स बनी हुई हैं बाकायदा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है? तो नहीं तो मैं पिक्चर भी शेयर कर दूँगी ग्रुप में आप लोगों के साथ। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने फिर जब नंबर 1 क्वेश्चन है, उसमें देखना है कि हाई अचीवर जो थे 65 उनमें से कितने लोगों ने ये वाला सवाल सही अटेम्प्ट किया है। उनकी तादाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख ली 10, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट किया लो अचीवर्स की तरफ आए कि क्वेश्चन उनको काउंट करेंगे आप कि लो अचीवर्स में से कितने लोगों ने आइटम नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट किया सही। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन लो अचीवर्स में से उन 35% लोगों में से सिर्फ 2 ने वो अटेम्प्ट किया राइट, ठीक है? तो आप ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल लोग कितने हो गए? ये हो गए नहीं, टोटल नहीं हम काउंट करेंगे, एनएच हो गए 10, एनएल हो गए 2। अब 10 में से आपने किया 2 माइनस, ठीक है? तो ये हो गया आपका 8। टोटल स्टूडेंट्स मैं पर उनकी बात कर रही थी, उनकी तादाद की, परसेंटेज की बात कर रही थी, लेकिन अगर मैं टोटल स्टूडेंट देखूँ तो 20 थे मेरे पास। तो 20 में से अब मैंने निकाला वो 8 डिवाइडेड बाय 20 किया, तो यहाँ पर मेरे सामने एक लिखी हुई है आउटपुट, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, 0.40 आया आंसर, ठीक है? 0.40 कहाँ लाई कर रहा है? वो बिटवीन आ रहा है 1 एंड 0.30 के, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेबल थी डिस्क्रिमिनेशन पार। हम इस ये नहीं कह सकते कि हमारा ये आइटम जो है ये बिल्कुल यूज़लेस है। इसका मतलब है ये काम कर रहा है, कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है? क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। मैम 100% डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इससे क्या मतलब है इसका? 100% से 100% का मतलब ये है कि ये आइटम आपका बिल्कुल बेस्ट था, यानी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर गया है ना। तो अब आप यहाँ पर खुद से वैल्यूज़ पुट करके ट्राई कीजिएगा इसको कि डिस्क्रिमिनेशन पार 100% किन वैल्यूज़ पर आ रही है। नहीं मैम, फिर एक्सेप्टेबल तो ना हुआ ना अगर वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर देता है, नहीं, मतलब एक्सेप्टेबल जिसमें एक अलग चीज़ है और 100% डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ है। एक्सेप्टेबल तो ये है कि कुछ लोग जो हैं मतलब आप इस तरह समझ लें, अगर मैं इसको खुद वैल्यूज़ को पुट करके देखूँगी, मेरा ख़्याल है अगर इनमें से एक स्टूडेंट जो है, वो बिल्कुल ही ना अटेम्प्ट करें, राइट ही नहीं नहीं किया लो अचीवर्स ने और उन्होंने कर लिया है, तो आई थिंक इनके दरमियान 100% डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जो लो अचीवर्स थे, वो बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं कर सके उस आइटम को और जो कि हाई अचीवर्स थे, उन्हें वो समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि वो क्लियरली डिस्क्रिमिनेट करने में सक्सेसफुल हुआ है वो आइटम। तो 100% डिस्क्रिमिनेशन और एक्सेप्टेबल में क्या फ़र्क है? एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि बस यानी गुज़ारा हो रहा है, यानी सही है, जो जिस मकसद के लिए ये आइटम बनाया गया, वो मकसद बस पूरा कर ही रहा है, ठीक है? लेकिन 100% का मतलब ये है कि ये आइटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने 100% क्लियर कर दिया है कि लो अचीवर्स और हाई अचीवर्स के दरमियान डिफरेंस को, ठीक है? मैम अगर 0.3 से नीचे आएगी वैल्यू तो इसका ये मतलब है कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो उसने की है जी। वो ना होने के बराबर है, मतलब उसका इस है ही आइटम का नहीं, कोई कोई फायदा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन वो क्लियर ही नहीं कर रहा, वो कोई डिफरेंस दे ही नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है? यानी आइटम ऐसा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सिचुएशन लगा लें कि जो ना हाई अचीवर्स का पता चल रहा है, ना लो अचीवर्स का हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो वो जो चीज़ होती है जो हमारा आइटम का पर्पस था,
वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहा है, वो इनकेपेबल रहा है, ठीक है, नाकाम रहा है डिस्क्रिमिनेशन में। एक्सक्यूज मी मैम, जी अगर कोई आइटम जो है 100% दे रहा है डिस्क्रिमिनेशन, जी तो मैम उसको हम डिफिकल्ट कंसीडर करेंगे या उसको इजी कंसीडर करेंगे? नहीं, वो मेरा ख़्याल है, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कि अगर डिस्क्रिमिनेशन 100% दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आइटम डिफ़िकल्टी वाली साइड पे जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो है दरमियान में है सिचुएशन ना, यानी हाई अचीवर्स भी उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लो अचीवर भी, यानी कुछ इस तरह 100% डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है ना कि स्टूडेंट जो है उसे मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो वैसे आइटम डिफिकल्टी एक अलग चीज़ है, आप उस आइटम को, वो आइटम लाजमी नहीं है, वो आइटम ईजी भी हो सकता है, जब जिसकी आप डिस्क्रिमिनेशन चेक कर रहे हैं वो आइटम डिफिकल्ट भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, ये एक अलग चीज़ है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग चीज़ है, वो स्टूडेंट की एक किस्म का इंटेलिजेंस को चेक कर रहा होता है कि क्या स्टूडेंट जो है इतने परसेंट काबिल थे और इतने परसेंट काबिल नहीं थे इसको हल करने के, ठीक है। तो अब आपको पता है कि बाज़-औक़ात एक जो डिफ़िकल्टी वाला जो लेवल है वो एक स्टूडेंट की तरफ तो नॉर्मल होता है, किसी हर एक के ज़हन के मुताबिक होता है ना, हम आसान बना रहे हैं, हो सकता है वो किसी और के लिए, जो लो अचीवर्स के लिए वो भी डिफ़िकल्ट हो। तो ये चीज़ अलग है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यस मैम, थैंक्स। मैम एक क्वेश्चन और है। जी, ये फर्ज किया एक हमने टेस्ट बनाया है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है। जी। तो वो जो 10 क्वेश्चंस हैं, उन हर आइटम जो है हुँ, वो हुँ। 100% डिस्क्रिमिनेशन पावर दे रही है। मतलब उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब लो अचीवर उसमें है ही नहीं कोई। ठीक है। मतलब 100% डिस्क्रिमिनेशन, यही मतलब होगा फिर हाँ जी, बिल्कुल कि यही हर मतलब, आइटम जो है। बिल्कुल यही तो इसका मतलब ये होगा। मतलब है कि तो जी, इसका जी। मतलब ये हुआ ना, फिर अगर जो हमने टेस्ट बनाया है वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो लो अचीवर है ही नहीं। नहीं, टेस्ट नहीं, तो नहीं, वो होना नहीं। चाहिए ना जिसमें मतलब कुछ लो। नहीं, नहीं, यस नहीं। मैम। आप ना मैम अच्छा, मैम फिर हम मैम हम फिर डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकेंगे कि लो अचीवर्स कौन से और हाई कौन से हैं? तो डिस्क्रिमिनेट हो गया है ना, तो जो हाई अचीवर्स थे, हमने उनकी एक टेबल जिस तरह बनाई हुई है, तो हमें पता चल गया जो हाई अचीवर्स थे, उन्होंने उस आइटम को करवाया है, मतलब किया है अटेम्प्ट। लो अचीवर्स नहीं कर सके, तो वो टोटली डिस्क्रिमिनेट हो गए ना 100% कि वो लो अचीवर्स हैं और वो हाई अचीवर्स हैं। मैम मैम लेकिन टेस्ट की फिर वैलिडिटी तो नहीं रहेगी ना। देखें कि अगर एक हमने टेस्ट इजी कर देते हैं, वो सारे बिल्कुल, कर लेते हैं, हाई अचीवर्स में आ बिल्कुल। जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, तो फिर कैसे डिस्क्रिमिनेट होगा कि लो तो अचीवर्स यहाँ कौन से और हाई? नहीं, फिर तो नहीं। टेस्ट वैलिड नहीं हुआ। नहीं, टेस्ट वैलिड नहीं हुआ, आप वही डिफ़िकल्टी वाला कॉन्सेप्ट इधर लेकर आ रहे हैं। वही चीज़ आप ये समझ रहे हैं कि अगर 100% डिस्क्रिमिनेट हो रहा है टेस्ट, तो इसका मतलब है उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, और एक वैलिड टेस्ट वही होता है जो ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट के उसके मुताबिक ना हो, हमारा पर्पस ना अचीव कर रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ ओवरऑल टेस्ट की बात नहीं हो रही, वैलिडिटी में हम ओवरऑल टेस्ट की बात करते थे, ठीक है? वो जो टेस्ट पूरा डिज़ाइन होता था, फिर उसकी वैलिडिटी हम चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर एक-एक आइटम की बात हो रही है। आइटम्स की बात हो रही है। बिल्कुल, यहाँ एक-एक आइटम की बात हो रही है कि ये जो एक क्वेश्चन हमने तैयार किया है, क्या उसमें इतनी पावर है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा अच्छे स्टूडेंट्स को और जो हैं थोड़े लो लर्नर्स हैं उनको, ठीक है? यहाँ उसकी बात हो रही है, डिफ़िकल्टी एक अलग चीज़ है। ठीक। ओके, चलें जी आगे नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। अब जो आइटम एनालिसिस में है, डिस्ट्रैक्टर्स की इफ़ेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कस किया जाता है? डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टर्स हमारे आइटम्स में वो वाली चीज़ें होती हैं, जो हमारी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक सेकंड पॉइंट में एक वर्ड लिखा है, ईज़िली आपको समझाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट यानी आपको आपके ट्रैक से हटा दें, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्टर्स एक्चुअल में वही कहलाते हैं कि जो आपकी तवज्जो को इधर-उधर कर दें या आपकी जो तवज्जो है उसे अट्रैक्ट करें। हर ऑप्शन, एमसीक्यूज़ की मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हर ऑप्शन आपको ये कह रही हो कि मैं सही हूँ, ठीक है? तो वो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। अब इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है आइटम एनालिसिस में कैसे होती है? ये भी एक काबिलियत है आइटम डिज़ाइन करने वाले की कि वो तमाम के तमाम ऑप्शंस मैम ऐसे, यहाँ पे
जी। मैम यहाँ लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप से क्या मतलब है? मैं बताती हूँ अभी, मैंने तो अभी ये पढ़ना ही नहीं शुरू किया है। अभी तो मैं आपको जस्ट क्लियर कर रही हूँ डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में कि जो है अच्छा पेपर वो आइटम डिज़ाइन करने वाला है, आपके सामने है कि टीचर्स जो होते हैं, वो जब बच्चे के लिए एमसीक्यूज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो एमसीक्यू में ऑप्शंस जो मैम देते हैं। जी, जी। मैम जैसे इसमें सिनोनिम्स होते हैं, कुछ के नियर मीन्स होते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी तो डिस्ट्रैक्टर ही हुआ ना। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर्स उन्हें ही कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने लाइन लिखी है, अ गुड डिस्ट्रैक्टर अट्रैक्ट्स लोअर ग्रुप देन अपर ग्रुप। इसका मतलब क्या है? लोअर ग्रुप से मुराद वो स्टूडेंट्स हैं जो लो अचीवर्स होते हैं, ठीक है? कम मार्क्स लेते हैं या स्टडी पे फोकस नहीं करते। यहाँ पर लोअर ग्रुप से मुराद वो है। अपर ग्रुप जो पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। अब आप खुद देखें कि जब आप में से एक स्टूडेंट जो है, वो बहुत डीप स्टडी करके जाता है टेस्ट देने, और एक स्टूडेंट है वो बस ऐसे ही नॉर्मल से बस ऐसे ही ना एक नज़र देख लेता है और चला जाता है। अब उसके सामने क्वेश्चन दोनों के सामने आता है, क्वेश्चन चाहे आसान हो, ठीक है? अब कोई जनरल सा क्वेश्चन आता है उसके सामने, अब जिसने की है मतलब स्टडी डीपली की है, अब इसी स्टेटमेंट को ले लें, अ गुड डिस्ट्रैक्टर अट्रैक्ट्स लोअर ग्रुप देन अपर ग्रुप। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए अ गुड डिस्ट्रैक्टर अट्रैक्ट्स डैश, ठीक है? अब ऑप्शन दे दिए हैं लोअर ग्रुप देन अपर ग्रुप, या अपर ग्रुप देन लोअर ग्रुप, या बोथ ग्रुप्स, ठीक है? तो अब जब आपने इस लाइन को यहाँ पर नहीं समझा मेरे पास, ठीक है? तो आप मुझे ज़्यादा यकीन है कि आप लोग खुद बताएं आप कौन सी वाली ऑप्शन पे टिक करेंगे, या आप बोथ पे करेंगे? ऐसा ही है कि आपके माइंड में ये अपर पे आएगा। करेंगे। जी, अपर पे करेंगे, या आपके माइंड में ये आएगा कि डिस्ट्रैक्टर अच्छा वही है जो सबसे ज्यादा जो ज़हीन बंदा है ना उसको भी अट्रैक्ट कर दे, आप ये सोचेंगे, ठीक है? तो क्योंकि इसलिए कि आपने इसे कॉन्सेप्चुअली नहीं अंडरस्टैंड किया। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं इस लाइन से? ये कह रहे हैं कि जो गुड डिस्ट्रैक्टर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोअर ग्रुप को अपर के मुकाबले में। वो क्यों? क्योंकि जो लोअर ग्रुप के लोग हैं वो कॉन्सेप्ट्स नहीं लेते, वो जस्ट रट्टा लगाते हैं, ठीक है? इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? लो अचीवर्स वो इसी वजह से ही होते हैं कि कॉन्सेप्चुअली वो या लॉजिकली स्टडी नहीं कर रहे होते। तो वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है पेपर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से पढ़ा नहीं होता, जब वो रीड कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो उन्हें हर ऑप्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टर जो काम करते हैं ना, वो उस उनके लिए करते हैं कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है? अब पर्पज़ आपको समझ में आ रहा है? पेपर बनाने वाले का कभी भी मकसद ये नहीं होता कि जो इंटेलिजेंट बंदा है वो सोल्व ही ना कर सके। उसका मकसद ये होता है कि जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, जिन्होंने मेहनत नहीं की, वो ही लोग कन्फ्यूज़ हों, ठीक है? जो हार्ड वर्किंग होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, वो कभी भी वो राइट आंसर पे टिक करेंगे क्योंकि वो पढ़ कर गए हैं। तो इसलिए जो एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर होता है, वो सबसे ज़्यादा लो अचीवर्स को ही अट्रैक्ट करता है। क्लियर है अब? मैम मुझे दोबारा बता दें, मुझे नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप तो समझ आ गया ना आप लोगों को कि यहाँ इनसे मुराद क्या है? हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स की बात हो रही है, ठीक है? लो अचीवर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो तवज्जो से स्टडी करके नहीं जाते, जस्ट एक नज़र देखा, 2 नज़र इस तरह चले गए हैं। हाई अचीवर्स वो होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और जो बहुत डीप स्टडी करके जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, ठीक है? अब जब पेपर के टाइम पे या पेपर देने जाते हैं, तो जो हाई अचीवर्स हैं, उनके सामने कोई क्वेश्चन आता है, तो उन्हें फ़ौरन से वो किसी और ऑप्शन को देखते ही नहीं हैं, वो पढ़ के गए थे, तो वो फ़ौरन से राइट आइटम पर ही टिक करते हैं, ठीक है? राइट क्वेश्चन को ही करते हैं। अब जो राइट के अलावा ऑप्शंस होती हैं, वो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाती हैं। वो काम कर रही होती हैं स्टूडेंट जो लर्नर होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, उसकी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट करने का, ठीक है? अब जो अपर ग्रुप के लोग थे, वो तो पढ़ कर गए थे, उन्होंने उनको वो डिस्ट्रैक्शन फ़ेल हो गई उनके सामने। उन्होंने मतलब उनकी तरफ देखा ही नहीं, उन्हें राइट पता था, उन्होंने राइट टिक कर दिया। अब जो होते हैं लोअर ग्रुप के लोग, वो मैम पढ़कर मुझे नहीं क्लियर हो जाते। गया। जी?
मुझे क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो आप बात पूरी कर दें, मुझे वैसे समझ आ लोअर गया। ग्रुप के जो लोग होते हैं वो पढ़कर नहीं जाते, तो वो चारों ऑप्शन को देखने में लगे रहते हैं। अब उन्हें एक कंफ्यूज कर रही होती है, दूसरी कर रही होती है, तीसरी कर रही होती है। तो यहाँ लिखने का मकसद ये है कि डिस्ट्रैक्टर्स की इफेक्टिवनेस ये है, इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर वो है जो लोअर ग्रुप को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे। समझ आ गई है बात? हाँ जी, समझ आ गई। ओके। हाँ जी, पहले हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड पढ़ा था, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस। ठीक है, बाय पर्पस कौन कौन से होते हैं? टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपको बाय पर्पस टेस्ट के जब जिक्र हो रहा होगा तो कुछ जगहों पे अचीवमेंट टेस्ट लिखा होगा, यानी डिफरेंट टेस्ट के नेम लिखे होंगे। ठीक है, तो आइल्स होगा, ये वो होंगे, तो आप परेशान होंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस तो ये लिखे हुए हैं। तो बेसिकली मैं उनको मज़ीद अगर स्पेसिफाई करूँ तो वो दो टाइप्स होती हैं, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो टीचर मेड टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है वो टेस्ट जो टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया हो। ठीक है, टेस्ट डिवेलप बाय क्लास टीचर, वो कहलाते हैं टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, ये बेसिक होते हैं, विद इन क्लासरूम होते हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ा होता है उसके हो गए, इस टाइप के टेस्ट होते हैं। और ये सिंपली स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग को चेक करने के लिए होते हैं, और ये टाइम टू टाइम कंडक्ट होते रहते हैं टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो इसका। अब है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं जो एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह के टेस्ट जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया हो, वो कहलाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, और इसे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्सपर्ट्स ने कंस्ट्रक्ट किया हो, इसे हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो वो जो टेस्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कहलाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है इन्हें। ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह के टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, यानी स्टैंडर्ड्स के साथ जिन्हें डिज़ाइन किया जाए। और डेवलप करने वाले भी आम टीचर्स नहीं होते, क्लासरूम टीचर्स नहीं होते। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं वो चीज़ें, अचीवमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की स्किल को चेक करने के लिए जो टेस्ट यूज़ हो रहे हो वो क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दो टाइप्स मैम किसको चेक करने के लिए? एक्सक्यूज मी मैम, किसको चेक करने के लिए? हम कह सकते हैं कि जो मैम आपने बोला, अच्छा ये मैंने प्रोफिशिएंसी कहा, को हाँ, और प्रोफिशिएंसी की बात की है ना, तो किसी भी चीज़ में उसकी स्किल को, नॉलेज या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चेक करने के लिए जो स्पेशली डिज़ाइन टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाता है। हाँ जी, आप में से कोई सेकंड कौन पूछ रहा था कुछ? एक्सक्यूज मी मैम, जी हाँ, लाइक पीपीएससी के टेस्ट, एनटीएस टेस्ट, वो ये स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टेस्ट है। में आ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। उनका पर्पस स्पेसिफिक है। ठीक है, और ज़ाहिर से ब्रॉड भी हैं, ज़ाहिर है उनका जो है टीचर में टेस्ट जस्ट क्लासरूम की हद तक होता है, किसी एक सब्जेक्ट का, किसी एक चैप्टर का, किसी एक एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की एग्जांपल्स में ही एनआरटी और सीआरटी की एग्जांपल आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नॉर्म, एनआरटी मींस नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी मींस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये क्या होते हैं? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है, एक किसी इंडिविजुअल की जो है पोजीशन को चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाए वो एनआरटी कहलाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, इसका मैं हिंट दे दूं कभी ना भूलने वाला आप लोगों को। मैं वही बता रही हूँ जो मुझे हमेशा याद रहा है कि एनआरटी जो नॉर्म है इसमें एन, ठीक है, एन को मैंने इंडिविजुअल के एन के साथ वो किया हुआ है लिंक्ड। मुझे कभी नहीं भूलता नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी किसी इंडिविजुअल की रिलेटिव पोजीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल
कि आप एक स्टूडेंट हैं, अब उसमें से जब आप पोजीशन चेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, तो हम बताते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये फर्स्ट आया है। तो हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बाकी पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है? उसका कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का जो है पर्पज़ है, ठीक है? किसी एक इंडिविजुअल की पोजीशन, किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बाकी तमाम लोगों की निस्बत चेक करने के लिए जो हम टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ठीक है? अब है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? इसमें ये होता है कि कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस इन टर्म ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, ठीक है? इसमें क्या होता है, पूरा एक क्राइटेरिया, एक डोमेन फिक्स कर दी जाती है, ठीक है? कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, ठीक है? अब यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता, वहाँ कंपैरिजन हो रहा था इंडिविजुअल का बाकी पूरे ग्रुप के साथ। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता, यहाँ पर उस क्राइटेरिया को अचीव करना ही पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग ये सेमेस्टर सिस्टम में सीजीपीए सिस्टम देख लें, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो होते हैं आपके एसजीपीए में क्या होता है कि 85 प्लस मार्क्स जो होंगे उसको पूरी 4 सीजीपीए मिल जाएगी, ठीक है? तो उससे फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट के दरमियान कंपटीशन लेवल कम हो जाता है। स्टूडेंट ने सिर्फ उस जो डोमेन फिक्स कर दी है कि उसने इस रेंज के मार्क्स लेने हैं, उसका पर्पज ये हो जाता है बस किसी भी तरह 85 मार्क्स आ जाएं, ठीक है? हम इस क्राइटेरिया को अचीव कर लें। तो इस टाइप के जो टेस्ट हैं वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाते हैं। समझ में आ गई? बस ये याद रखें, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, जबकि एनआरटी में कंपैरिजन होता है इंडिविजुअल का बाकी पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है? तभी कंपैरिजन होता है, तो तभी तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉमिनेट करते हैं। और सीआरटी में कोई कंपैरिजन नहीं है, बस एक डोमेन फिक्स कर दी जाती है, उसी को अचीव करना पर्पज होता है। क्लियर है? तो मैम यहाँ पर भी तो वो फर्स्ट है ना, 85% वाला फर्स्ट ही होगा, तो उसके तो उसको अचीव कंपैरिजन नहीं करने के हुआ ना, लिए एक तो से ज्यादा लोग ये हो भी जाते हैं वो क्लासरूम में 85 अचीव करना तो 4 जीपीए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं। हमारा पर्पज ये नहीं होता कि हमने ये देखना है कि क्या है क्या नहीं, मतलब सिर्फ इसमें पर्पज ये है कि जो डोमेन रखी गई है ना, बस उस डोमेन को फुलफिल करना है। अब चाहे इसमें ये कंसर्न नहीं होता कि एक स्टूडेंट ने किया है, 2 स्टूडेंट ने किया है, 3 ने किया है, ठीक है? मैम ये जो पीपीएससी का एग्जाम होता है, जी तो इसमें 50% मतलब 50% जिसके मार्क्स हैं या 50 नंबर वाला जो बंदा है जी, उससे ऊपर पास है, तो वो तो क्राइटेरियन ये हो हो गया क्राइटेरियन हाँ रेफरेंस जी, है। और अगर अगर इससे ज़्यादा जो है ना मसलन 5 सीटें हैं, जी, उन्होंने 25 बंदों को चुनना है इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल, तो 25 की बजाय जो है ना 70 बंदे जो हैं वो 50 नंबर ले लेते हैं, पास हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो उन्होंने फर्स्ट 25 को चुनना है, तो वो वो जो बाद में दूसरी रैंकिंग है उसे हम कौन सा नाम देंगे, एनआरटी देंगे या हाँ, मैं सीआरटी? बताती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सीटें हैं, तो अब उन्होंने टॉप 5 सेलेक्ट करने हैं ना, तो वहाँ पर कंपैरिज़न आ रहा है, ठीक है? वहाँ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वाली टेक्नीक यूज़ हो रही है कि वहाँ पर टॉप वाले जो 5 हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं 5 सीट्स के लिए, ठीक है? अब हमें आगे वालों से कोई कंसर्न नहीं रहा, बाकी चाहे पास कर गए हैं, चाहे कुछ कर गए हैं, लेकिन जो टॉप पर आ रहे हैं, वो एनआरटी का पार्ट बन गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब फाइनल सिलेक्शन होती है, वो एनआरटी के को फुलफिल करती है, ठीक है? अब जो टेस्ट के बाद वाली सिलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं क्राइटेरियन आ रहा होता है कि 50 प्लस, ठीक है? लोग 50% से ज़्यादा वाले जो 50% मार्क्स ले लिए हैं, तो वो क्लियर है, ठीक है? तो जितने लोगों ने भी लिए हैं, वो सब उस टाइम पे वो क्राइटेरिया अचीव कर चुके हैं, तो इसलिए वो सीआरटी में आ जाता है। आपने अच्छी एग्ज़ाम्पल दी है। और मैम दूसरी बात ये है, जिस तरह आपने सीजीपीए की एग्जांपल दी है, जी, उसमें अगर मतलब एक क्लास के 5 बंदे जो हैं जी, वो 4/4 ले लेते हैं सीजीपीए, ठीक है। तो एक गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हमने चुनना है या सिल्वर, पहली जी, 2 पोजीशंस, तो वहां पे फिर हम ये नहीं देखेंगे कि 4 है तो पहले सबको मतलब 5 बंदों ने 4 लिया तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर जी, हम जी। क्या करते हैं, मार्क्स, उसमें से देखते हैं परसेंटाइल होती है या मार्क्स बिल्कुल, होते हैं, कितने बिल्कुल। परसेंट वाला
मतलब ये इसी तरह होगा ना? जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा वो। जब हम हमारी अपनी ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जब हम कंपैरिज़न पे आ रहे हैं कि हमने टॉप स्कोरर्स लेने हैं, ठीक है? यहाँ पर एनआरटी में लाइन पढ़े, पिक द टॉप स्कोरर्स। जब हमने टॉप स्कोरर्स लेने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड मेडल के लिए हमने बंदा चूज़ करना है, तो वो चीज़ एनआरटी की सिचुएशन बन जाएगी। वहाँ हम एक इंडिविजुअल की जो है पोज़ीशन, उसको चेक कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ, ठीक है? और अगर हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि हमने 85 प्लस गेन करना है ताकि हमें पूरी 4 सीजीपीए मिल जाए, तो उस वो चीज़ जो है वो क्राइटेरिया हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, वो सीआरटी में आएगा। ठीक है? थैंक्स मैम। वेलकम। अब ये एनआरटी और सीआरटी का थोड़ा-सा डिफरेंस है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मेजर द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज़ नोट्स, टेक्स्ट एंड सिलेबस। अब जो है एनआरटी, जैसा कि हमने पढ़ा, इंडिविजुअल की जो है बात हो रही है इसमें। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल का कंपैरिज़न हमने बाकियों के साथ करना है। तो हम यहाँ पर यही चेक कर रहे हैं कि इंडिविजुअल की स्किल्स और नॉलेज बाकी तमाम की निस्बत क्या है, ठीक है? जबकि सीआरटी क्या है? सीआरटी मेजर परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड आर ऑफन यूज्ड इन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ये होता है कि हम इस मतलब किसी भी उसको चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट फॉर्मेट की यहाँ पर एग्जांपल दी है। तो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, असल पर्पस क्या होता है? असल पर्पस ये होता है कि जो जिस स्टूडेंट्स ने प्री में कैसा अटेम्प्ट किया था और आफ्टर मतलब स्टडी लर्निंग पोस्ट में कैसा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं, ना कि हम स्टूडेंट किसी इंडिविजुअल की स्किल्स या नॉलेज को। हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं क्राइटेरियन में कि स्टूडेंट ने जो है प्री टेस्ट में जो परफॉर्म यानी प्री टेस्ट कैसा दिया था और पोस्ट टेस्ट कैसा दिया था, बस सिर्फ ये चीज़ है, ठीक है? लेकिन वहाँ पर क्या है कि हर स्किल्स और नॉलेज चेक हो रहा है सबका, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तभी पता चलेगी जब हमें ज़ाहिर जो जितना स्किलफुल होगा स्टूडेंट, जितना नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी जो पोजीशन है वो अच्छी होगी। The content of NRT is much broader and superficial than the content measured by CRT। ज़ाहिर सी बात है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है, तो हमारा इसका जो कंटेंट या जो भी लर्निंग चीज़ें वो कंपैरिजन है सबके साथ, वो सारी ज़्यादा डिटेल्ड में होती हैं और ज़्यादा मतलब ये समझ लें कि सुपरफिशियल इस लिहाज से हैं कि हमने एक ये समझ लें कि सबसे बेस्ट बंदा चूज़ करना है, ठीक है? टॉप स्कोरर्स चूज़ करने हैं, तो उसका कंटेंट और जो है जो भी चीज़ है वो ज़्यादा ब्रॉडर है क्राइटेरियन की निस्बत। क्राइटेरियन में जो है कुछ भी ऐसा मतलब नहीं होता कि हमने कोई स्किल, सिंपली ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि कोई स्किल और नॉलेज की यहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही होती। यहाँ पर सिंपली कॉन्सेप्ट कोई स्पेसिफिक है, हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि उसमें क्या वो है फ़र्क है, यानी लर्नर ने क्राइटेरिया अचीव करने के लिए बस जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है अपनी बस उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने की कोशिश करने हैं, लेकिन उसे ये डर नहीं है कि उसका किसी के साथ कंपैरिजन है, ठीक है? एनआरटी में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपने स्किल्स पर, अपने नॉलेज पर, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसका कंपैरिजन होना है बाकियों से। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। जैसे ये लेकिन आपने कहा कि टीचर्स क्राइटेरियन सीआरटी में जो है जी, वो हम मतलब एक इंडिविजुअल की स्किल्स को नहीं देख रहे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन मुझे जो समझ लगा है, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, कि जो नॉर्म है एनआरटी है उसमें जी, भी हम इंडिविजुअल को देख रहे हैं, हाँ जी, सीआरटी में भी इंडिविजुअल को देख रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि एनआरटी में हम एक इंडिविजुअल को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी तमाम क्लास के साथ, उसके स्किल को, उसके नॉलेज को। लेकिन हाँ, सीआरटी में हम आप कंपेयर जिस नहीं पॉइंट ऑफ कर व्यू रहे, से बिल्कुल, हम सिर्फ बिल्कुल। उसका एक मुतलका। नहीं, आंसर जो वर्ड्स आप यूज़ कर रही हैं ना वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन इंडिविजुअल वाली जी चीज़ को ना कन्फ्यूज़िंग हो ज इस तरह कन्फ्यूज़ हो जाएँगी, क्योंकि कहीं भी आप एनआरटी के अटेम्प्ट करेंगी क्वेश्चंस, तो एनआरटी के साथ हमेशा इंडिविजुअल्स की रिलेटिव पोज़ीशन की बात हो रही होगी। अगर मैं इंडिविजुअल को सीआरटी में भी इंडिविजुअल का वर्ड यूज़ करूँ ना, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और वहाँ एमसीक्यूज़ में गड़बड़ कर देंगे, ठीक है? तो मैं इसलिए क्राइटेरियन का सिंपली ये रख रही हूँ
कि एक डोमेन दी जाती है, उस डोमेन को अचीव करना पर्पस होता है और कोई कंपैरिजन नहीं होता। सिंपल ये वर्ड्स याद रखें, इंडिविजुअल का वर्ड ना शामिल ओके करें, ठीक है? ओ ठीक है मैम। ओके। और ये पूछ रहे थे अली अहमद आई थिंक कुछ। ये मैम अली हुसैन हाँ मैं जी ये पूछ रहा था, ये जो हमारी टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें पहले प्री टेस्ट ले लेते हैं, जी उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं, तो उससे वो जो स्पेसिफिक चीज़ की हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है हाँ तो उससे पता चलता है कि इन्होंने कितना मतलब वो जो बिल्कुल स्पेसिफिक नॉलेज है वो कितना बिल्कुल कितनी ट्रेनिंग की है। बिल्कुल। और क्राइटेरिया, और जाहिर सी बात है हमने क्राइटेरिया भी फिक्स किया होता है उस ट्रेनिंग के टाइम पे कि जो पोस्ट टेस्ट है वो क्लियर करना लाजमी है। इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, तो वो चीज़ क्राइटेरिया में आ गई है, ठीक है? यस मैम। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हाँ जी मैम। ओके, हम ना ब्लूम टैक्सोनॉमी को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे 47 हो गए हैं, लेकिन टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो वैसे तो मैं एक टॉपिक जो चले उसे प्रॉपर ही यानी एंड होना चाहिए, लेकिन हम इसे थोड़ा-सा कर लेते हैं, कल दोबारा हम स्टार्ट कर लेंगे यहीं से। ब्लूम यस मैम, टैक्सोनॉमी। मैं भी यही कहने वाली थी कि कल दोबारा करेंगे स्टार्ट से। आप थोड़ा सा जस्ट इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कल इसको हाँ जो है जी, ना वो बिल्कुल, मैं डीपली इसका करेंगे सिर्फ़ क्योंकि इंट्रोडक्शन करवाऊँगी आज आपको, तो कल हम इसको डिटेल से देखेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड टैक्सस से डिराइव की गई है, जिसके मीनिंग है अरेंजमेंट, ठीक है? और दूसरा जो वर्ड है जिससे मिलकर ये बना है वो है नोमोस, ठीक है? टैक्सिस, नोमोस, ग्रीक वर्ड्स हैं। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स साइंस। और अगर इसका कंबाइन हम मीनिंग लें तो साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स कहा जाता है इसे, ठीक है? इट मीन्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशंस, डोमेन, कैटेगरी, जो कॉमन आपने एमसीक्यूज में पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमी, डोमेन्स को, क्लासिफिकेशन को कहते हैं, ठीक है? अब इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने अपने कुछ कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर, उनके नाम मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं कि मैक्स एंगलहार्ट, एडवर्ड फर्स्ट, वॉल्टर हिल एंड डेविड रैथहोल, ठीक है? पब्लिश किया था एक अपना वर्क एजुकेशनल, ठीक है, जिसका नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें इन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1956 में, ठीक है? अब 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, और किस बुक में, अपने किस वर्क में? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। और यही जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो डिस्कशन की गई थी उसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, this framework has been applied by teachers and college instructors in their teaching. बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, ठीक है? आपने इसका नाम पढ़ा होगा, BS ब्लूम लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो आपको फुल नेम भी पता होना चाहिए, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये एक जॉइश अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इस डोमेन को, जो टैक्सोनॉमी की डोमेन थी, टैक्सोनॉमी थी, इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, ठीक है? उन डोमेन्स को आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, कैटेगरीज भी कह सकते हैं, ठीक है? अब वो 3 डोमेन्स कौन सी थी? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है? और यही 3 डोमेन्स को 3H, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। 1H का मतलब, यानी फर्स्ट H का मतलब है हेड, सेकंड का मतलब है हार्ट, थर्ड का मतलब है हैंड, ठीक है? तो 3H इन्हें कहा जाता है, और ये जो 3H हैं, ये इन तीनों डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन जो है, कॉग्निशन से निकला है। कॉग्निशन मतलब हमारी जो मेंटल स्किल्स होती हैं, हमारा जो नॉलेज है, ठीक है? हमारा नॉलेज जो है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है, और ये फर्स्ट एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉग्निटिव जो कि हमारे माइंड या ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन से लिंक्ड है, तो ब्रेन हमारे हेड में होता है, तो इसलिए H फॉर हेड, ठीक है? अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड से लिंक करती हैं। तो हमारे जो इमोशंस हो गई, हमारी फीलिंग्स, हमारी किसी भी किस्म की मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी चीज़ें, जितने भी इमोशंस हैं, उन तमाम से लिंक करती है, और वो अफेक्टिव डोमेन कहलाती है। और ये जो है अफेक्शन जो होती है वो हमारे हार्ट से लिंक करती है, तो इसलिए सेकंड एच जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
थर्ड है साइकोमोटर। मैम काइंडली 3H का दोबारा बताइएगा प्लीज। 3H का है, फर्स्ट H हेड, ठीक है, जो कि कॉग्निटिव डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड H जो है वो हार्ट है, जो कि अफेक्टिव डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड H जो है वो हैंड है, जो कि हमारी फिजिकल स्किल्स, हमारी साइकोमोटर डोमेन को कर रहा है, ठीक है, हमारी मूवमेंट्स, ये इसलिए H फॉर हैंड, यानी हमारे हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके मैम। अच्छा जी, जो टेक्सोनॉमी है 1956 वाली, अब आप कहेंगे कि मैंने इसके साथ दी ओरिजिनल टेक्सोनॉमी क्यों लिखा है? क्योंकि अब एक रिवाइज टेक्सोनॉमी भी आ चुकी है, ठीक है, तो हम वो भी पढ़ेंगे अपने इसी सिलेबस में। रिवाइज टेक्सोनॉमी भी आ चुकी है और उससे रिलेटेड पीपीएससी के अभी लेक्चरर एजुकेशन के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि रिवाइज टेक्सोनॉमी में और ओरिजिनल टेक्सोनॉमी में फ़र्क क्या है। मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसके बारे में पूछा गया था। तो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ये वो बेस है, बेसिक टेक्सोनॉमी है जो 1956 में आई थी, जो कि ओरिजिनल थी, ठीक है, किसी किस्म का चेंज नहीं हुआ था, जो ब्लूम ने पेश की थी। इसकी जो है 6 कैटेगरीज थी, 6 कैटेगरीज में उन्होंने इस टेक्सोनॉमी को डिवाइड किया था और ये कॉग्निटिव डोमेन कहलाई थी। अब ये 6 कैटेगरीज क्या है? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब इनको याद रखने का जो हिंट है, वो जो मैंने बनाया हुआ है वो है कैस, KCAASE, कैस, ठीक है। तो ये मैंने याद रखा हुआ है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, कैस, इससे मुझे इनकी तरतीब कभी भी नहीं भूलती। बाकी अब इनके जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्लास में। रिवाइज टेक्सोनॉमी है, इसके भी 6 ही स्टेप्स हैं, 6 ही कैटेगरीज हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ब्लूम ने जो काम किया था उसको मज़ीद रिवाइज कर दिया गया था और वो 6 स्टेप्स के बस नेम का डिफरेंस है। नेम का डिफरेंस भी क्या है कि वहाँ पर नाउन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एज अ नाउन यूज़ हो रहे हैं नाम लेवल्स के, और यहाँ पर वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, एज अ वर्ब। जहाँ नॉलेज था, ठीक है, वहाँ पर रिमेंबर, नॉलेज होता है ना, वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, इल्म, ठीक है, रिमेंबर याद रखना। अब यहाँ वर्ब यूज़ हो रही है वही चीज़। अब वहाँ पर नॉलेज के बाद था कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंड करना अंडरस्टैंड करना ही होता है, लेकिन वहाँ कंप्रीहेंशन कह रहे हैं एज अ नाउन और यहाँ पर अंडरस्टैंड एज अ वर्ब। ये दो, यही डिफरेंस है बस इनमें, बाकी सारी वर्किंग सेम है। एक डिफरेंस और है कि वहाँ पर इवैल्यूएशन एट द एंड थी, यहाँ पर इवैल्यूएशन के बाद क्रिएशन है, ठीक है, वहाँ पर सिंथेसाइज के बाद इवैल्यूएशन थी, यहाँ पर पहले इवैल्यूएट कर रहे हैं फिर उसके बाद वो सिंथेसाइज वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है इनके दरमियान। बाकी इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और हर ये इस लेवल पे क्या होता है, कैसे होता है, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो मैम, सब कुछ क्लियर है। ओके, ठीक है। हेड, हार्ट, हैंड, हाँ, थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलें, ठीक है, फिर इजाज़त दें। बाकी आप ग्रुप में देखिएगा, मुझे आइडिया नहीं आप लोगों की आज जीके की क्लास है या नहीं, तो ग्रुप में देख ओके लीजिए। मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज़।